हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपना मटेरियल वाला, जिसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पढ़ा था आपको, मैंने उसको डिटेल में बताया था। और ये हमारा टॉपिक था। नाम ध्यान से देखना कि अपना जो टॉपिक है, कल वाला जो टॉपिक था वो था अपना मटेरियल रिक्वायरमेंट और प्लानिंग, और शॉर्ट में हम क्या लिख देंगे, MRP, और इसका नाम हो जाएगा MRP वर्ल्ड वाइड। हाँ जी बेटा। मैम है ना, हवा की बहुत आवाज आ रही है पीछे से। एक ये जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है इसको MRP 1 बोलेंगे। अब इसी जैसा मिलता जुलता एक और नाम है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। इसका नाम है अपना MRP 2। ठीक है, MRP 1 रोमन नंबर में 1 और 2। ठीक है, तो पहला वाला जो नाम था उसका नाम था मैन्युफैक्चरिंग, ये पहला वाला जो नाम था उसका नाम था मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो उसमें तो क्या था, मटेरियल नाम है, मटेरियल रिक्वायरमेंट और फिर प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे नाम है अपना मैन्युफैक्चरिंग और रिसोर्स और प्लानिंग। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो उसका भी शॉर्ट फॉर्म MRP 1 है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म MRP 1 है। लेकिन पहले वाले में यानी कि कल जो हमने पढ़ा था वो मटेरियल से रिलेटेड पढ़ा था, यानी कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड हमको होना चाहिए उसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क तो एक है कि एक का नाम 1 है, एक का नाम 2 है। कल काफी डिटेल में हमने MRP को पढ़ा था। क्या कोशिश की थी आप लोगों को याद है कि ये MRP जो है टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना जो डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम पर मटेरियल को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, मटेरियल को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितने कंपोनेंट्स चाहिए और किस टाइम पे चाहिए प्रॉपर्ली, उसको जानने के लिए हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और हमने कहा था कि जब बहुत बड़े बिजनेस लेवल पर हमको काम करना होता है तो फिर हमको क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि अभी करंटली कितना पड़ा है, ऑर्डर कितने आए हुए हैं, उसके लिए हमें कितना हमको मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। वो सॉफ्टवेयर है वही आपका ऑर्डर कर देता है, वही आपका स्टॉक में बता देता है कि इतना ऑर्डर आ जाएगा और इतनी डेट पर आ जाएगा और इतना इसका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप मैनुअली कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग इसका नाम है, तो वहां पे मटेरियल रिक्वायरमेंट था कि भाई मटेरियल, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ मटेरियल से हम लोग कंसर्न थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो मैन्युफैक्चर रिसोर्स है जो उससे भी वाइड टर्म है, उससे भी आगे की टर्म है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इसमें MRP 1 तो शामिल है ही है, लेकिन उससे भी एडवांस सॉफ्टवेयर है। और इसमें क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी आपके कोई अगर कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे कि आप देखो ये क्या करता है, प्रोसेस फॉर इट, देखो MRP 2 ये क्या करता है, ये देखो इट्स ए नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मतलब आउटग्रोथ का मतलब उससे एडवांस्ड है, मतलब इसमें MRP 1 शामिल है तो इट्स ए नेचुरल आउटग्रोथ, उसका आउटग्रोथ है, इससे भी एडवांस्ड है। वेयर MRP 1 फोकसेस अपॉन प्रायोरिटीज ऑफ मटेरियल, वो केवल मटेरियल पे फोकस करता है। ठीक है, और ये जो MRP के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग है ये क्या करता है, ये दोनों पे इट इज एक्चुअली इट इंटीग्रेट्स का मतलब क्या होता है, एकजुट करना, यूनिफाइड करना, या क्या करना, जैसे इसके अंदर ये सारी चीजों को कंसर्न करता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर और कितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका पर्सनल डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर। तो उन सबका काम एक सॉफ्टवेयर देख ले, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। मतलब मोटा मोटा फर्क यही है कि आपका MRP 1 केवल मटेरियल से कंसर्न था, जबकि MRP 2 जो है मटेरियल से तो कंसर्न है, यानी कि आपका जो मटेरियल डिपार्टमेंट है वो तो है ही है, उसके अलावा हम बाकी और डिपार्टमेंट्स को भी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर देख लेते। भैया अब क्या होता है, जैसे आप ने कभी देखा होगा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाते हो तो आपको आप पता है गवर्नमेंट तो एक ही है। अब गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अब बिजली विभाग में जाओगे तो वहां पे आपको अलग फाइलें देखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तो अलग फाइलें देखनी पड़ेगी, जैसे मान लो आप किसी डेवलपमेंटल प्रोग्राम में जाओगे तो अलग फाइलें वहां पे देखनी पड़ेगी। तो सभी जगह क्या है, हर डिपार्टमेंट के अंदर ना अलग अलग काम हो रहा है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के अंदर अब अगर मान लो आपको
हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जाके, अगर सरकार को अगर रिपोर्ट चाहिए, सरकारी आदमी आके अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले से पूछे कि भैया तुम्हारा रिकॉर्ड बताओ मई के मंथ का, ठीक है, तो वो जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें वो फाइलें देखेगा, कई फाइलें गुम भी हो सकती है, कोई फाइलें जो है आपको टाइमली मिले भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या कर चुकी है अब, तो क्या है, सबको सेंट्रलाइज, सबको क्या करना, एक ही धागे में पो देना, यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर बना देना इन सब के लिए, ताकि हमको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके ना इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, ये ना करना पड़े। तो हमने एक सॉफ्टवेयर खोला जिसका नाम मान लो MRP2 है, उसको खोला, और उसके अंदर जाके हमने कोई सा भी जो डिपार्टमेंट है, कुछ भी नाम हो चाहे उसका, उसके सारी डिटेल्स हम इसी एक में ही जाके देख ले। तो MRP2 एडवांस वर्जन ऑटोमेटिकली बन गया, क्योंकि इसने क्या किया, इसने सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, सारे डिपार्टमेंट जो भी नाम हो सकते हैं वो सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर, जो भी डिपार्टमेंट देखो मैन्युफैक्चर करते हैं तो अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना आपको, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है सबका हिसाब किताब, कौन कौन से लोग शामिल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर शामिल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग शामिल है, इंजीनियरिंग का मतलब उस मशीन्स को रन करने वाले लोग, या उनको इंजीनियरिंग करने वाले उसके टेक्नीशियंस जो होते हैं वो लोग, मार्केटिंग, कुछ भी हो यार, सबको मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बना दिया और वो सबको लुक आफ्टर करेगा। सो MRP2 कैन बी योर, ये क्या कहता है, इट कैन बी द हार्ट, इट कैन बी द हार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। हार्ट ऑफ द क्यों, मतलब हार्ट का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, सबको एकजुट कर देता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम सबका तैयार कर देता है, इसकी वजह से हम इसको हार्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि सभी एक मैनेजमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी तरीके की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वॉट एवर इज द डिपार्टमेंट, वॉट एवर काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन इट इज, यू गेट इट ए प्लेस, एक सेम प्लेस में मिल जाता है, दैट इज MRP2। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? यस। देखो ज्यादा डिटेल में वो आपको पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो भी आपको बता दिया है मोटा मोटा, आप बस इस पे फर्क देखना कि MRP1 क्या है, थोड़ा सा लो वर्जन है, MRP2 उससे भी एडवांस वर्जन है, फिर MRP2 से भी एडवांस वर्जन जो है वो आपका है MRP3। ठीक है, MRP सॉरी ERP बोलेंगे इसे, दैट इज ERP, यानी कि अगर MRP1 जो है इसको खा गया MRP2, है ना, तो MRP2 के अंदर MRP1 तो शामिल है ही है, MRP2 को भी खा गया ERP, यानी कि ERP के अंदर है ना, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर भी इनबिल्ट है, ये भी है, और इससे एडवांस वर्जन क्या है, ERP। तो ERP का फुल फॉर्म क्या होगा, एक एंटरप्राइज, यानी कि एक कंपनी, उसके रिसोर्सेस जितने भी हैं या उसके जितने भी काम है सबको एकजुट कर देना, क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। तो बात करते हैं कि कैसे, जैसे आपने कभी नाम सुना है, कुछ कंपनीज का नाम लेते हैं, जैसे कि हम नाम लेते हैं फॉर एग्जांपल Amazon का, तो सबने नाम सुना है, नाम सुना है सबने, यस मैम। ब्लू डार्ट सबने सुना है, ब्लू डार्ट एक कुरियर कंपनी होती है, आपको नोट्स वगैरह भिजवाए जाएंगे तो कभी ब्लू डार्ट से होगा, या आपको पता है पेटीएम है ना, या आपको पता है अर्बन क्लैप है, या आपको पता है कि उबर है, ओला है, ये सब कंपनीज क्या करती है, सब लोग कंपनीज ERP यूज कर रही है। ERP क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो नेशनल लेवल पे काम करती है या जो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करती है, जैसे उबर है, उबर US की कंपनी है, तो उबर इंडिया में थोड़ी है, ये उबर तो वर्ल्ड वाइड है, उबर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट होता है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है सब जगह मोस्टली उबर जो है कवर होता है। पेटीएम जो है अपना इंडिया का बनाया हुआ है ना, तो ये Amazon है, ये भी वर्ल्ड वाइड है US कंपनी, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज को, उनकी ब्रांचेस है वर्ल्ड वाइड में। अब पूरा वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन एक ही जगह देखना हो तो फिर कोई तो ऐसी चीज हो जहाँ पे जाके हम एक बैठ के देख ले, या हम हर देश में हर कोने में जा जाके देखे, ऐसा नहीं ना। तो हम एक सॉफ्टवेयर लेंगे जिसका नाम ERP होगा, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम सब कुछ देख लेंगे। अब एक बात बताओ, आप ये जानते हो कि जब Amazon होता है, Amazon में आप कोई ऑर्डर देते हो, आप Amazon ऐप के थ्रू कोई ऑर्डर करते हो? हाँ जी, बिल्कुल ऑर्डर करते हैं हम लोग Amazon के थ्रू। कोई भी ऑर्डर किया, जैसे आपने Amazon के थ्रू कोई शैम्पू मंगवाया फॉर एग्जाम्पल, है ना,
तो इसका ऑर्डर उनके पास गया होगा, तो वहां पे एक डिपार्टमेंट बैठा होगा जो ऑर्डर रिसीव, जिसको ऑर्डर रिसीव होगा, है ना, तो ये ऑर्डर रिसीविंग डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उस ऑर्डर को कहाँ जाया जाएगा, वो देखेगा कि भाई आपके पास जो गोडाउन होता है, हर जगह गोडाउन बने हुए हैं अमेज़न के, वहां पे वो अवेलेबल है क्या, है ना, वो बना हुआ वहां पे अवेलेबल है। फिर हम क्या करते हैं, उसको अपनी जो पैकेजिंग वगैरह करके, है ना, और उसको क्या करेंगे, हम उसको डिलीवरी करेंगे। तो वो डिलीवरी होगी, फिर डिलीवरी से वो किसके पास चला जाएगा, फाइनली जो हमारा कस्टमर है जिसने ऑर्डर किया होगा, वो माल उसके पास पहुंच जाएगा। अगर कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो माल को रिटर्न कर देते हैं, तो रिटर्न करेंगे तब भी वो क्या करेगा, तो अपने मोबाइल में रिटर्न डाल देगा, तो वापस से वो किसके पास जाएगा, फॉर एग्जांपल ये सेल्स डिपार्टमेंट है, इसके पास में जाएगा। फिर ये सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा वापस से, अब सेल्स का क्या होगा, वहां पे एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, कितना माल आया, कितना माल बिका था, उसमें से कितना रिटर्न हो गया, अब कितना स्टॉक में रहेगा। तो कुल मिला के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी काम है, देखो मेरा काम ये नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, मेरा काम ये बताना हो रहा है यहाँ पे ईआरपी का, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है कि कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी हो तो वो एक ही सॉफ्टवेयर से क्या कर सके, देख सके, और लुक आफ्टर कर सके, कंट्रोल कर सके, और उसके रिपोर्ट्स को देख सके, और उस बेसिस पे कोई डिसीजन लेना हो तो हम डिसीजन ले सके। तो ईआरपी एन एडवांस, तो अमेज़न का मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है ये ईआरपी है, टुडेज बजवर्ड, बजवर्ड का मतलब जो अभी ट्रेंड में है। ठीक है, तो कंपनीज जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज ईआरपी टू इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट मतलब इसमें भी हम क्या करें, जितने भी प्रोसेसेस हैं, कि जो भी प्रोसेस है, वो मार्केटिंग था, चाहे वो सेल्स था, चाहे अकाउंटिंग था, चाहे फाइनेंस था, सभी प्रोसेसेस को, मतलब प्रोसेस का मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट समझो, जितने भी तरीके के डिपार्टमेंट है सबको इंटीग्रेट कर रहा है। और देखो, अब आप कहोगे वो ये नाम तो आपने पहले भी काम में ले लिया, एमआरपी 2 और एमआरपी 1 में। तो एमआरपी 2 में हमने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है उन सभी को हमने लिया। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर डिपार्टमेंट क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, नहीं करता है। अगर एचआर डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर नहीं करता है तो फिर वो एमआरपी 2 में तो कवर नहीं हुआ होगा ना। तो आप समझने की कोशिश करो, एमआरपी 2 में कवर नहीं हुआ होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जब ईआरपी हमने यूज दिया, ईआरपी से कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एक छोटी सी चीज अछूती नहीं है, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, चाहे वो कोई अदर ओवरहेड्स हो, चाहे कोई अदर डिपार्टमेंट हो। ईआरपी कवर्स ईच एंड ईआरपी सॉरी ईआरपी कवर्स ईच एंड एवरीथिंग, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी पर्सनल, एवरीथिंग। ठीक है, तो एमआरपी से भी एडवांस हमने ईआरपी को तो इसीलिए बोला कि अगर एमआरपी 1 में जो बच गया एमआरपी 2 में कवर हुआ, एमआरपी 2 में जो बच गया वो ईआरपी में कवर हो गया। तो ईआरपी के अंदर हमने और क्या डिपार्टमेंट कवर कर लिए, अगर नाम दिखता है तो आपको बताते हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करता है, क्योंकि एमआरपी 2 का आप सीधा सा मतलब समझो, जो एमआर यहाँ पे हमने क्या कहा, मैन्युफैक्चरिंग। एमआरपी 2 का जो फुल फॉर्म था वो पहला वर्ड उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो लॉजिस्टिक्स तो आपका क्या करता है, सामान की डिलीवरी करता है। तो आपने जो ऑर्डर आया, मान लो अमेजोन के अंदर जो ऑर्डर आया वो सारा डिलीवरी के लिए उन्होंने कोई ना कोई, अमेजोन वाले ने क्या कर रखा होगा, आपने कभी देखा होगा, कभी आपने कोई हैवी आइटम मंगवाया होगा, फॉर एग्जाम्पल बेड मंगवाया, या आपने कोई अलमीरा मंगवाई होगी, अगर अमेजोन से बहुत हैवी आइटम मंगवाया, तो वो आपके 2 व्हीलर वाला उसको नहीं, वो 4 व्हीलर में आया होगा। तो आप उस 4 व्हीलर के वाले की गाड़ी पे देखना कि क्या लिखा होगा। जैसे मैंने देखा, मेरी वाली गाड़ी जो यहाँ पे आती है उस पर टाटा एंड कंपनी लिखा हुआ है, तो टाटा एंड कंपनी लिखा हुआ है। तो अब टाटा एंड कंपनी का जो एक लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रही है, किसको, अमेजोन को प्रोवाइड करिए। अब अमेजोन क्या करेगा, चाहे उसको कोई भी लॉजिस्टिक यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उसने उसको दे रहा है अमेजोन वाले को, तो उसका जो डाटा है वो किस में शामिल हो जाएगा, वो पूरा ईआरपी में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल वाले तो फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, लोन्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, डिवेंचर्स का, शेयर्स का, इस तरीके की जो हैं वो सारा स्टॉक का काम कर रहे हैं। लेकिन एमआरपी 2 तो सिर्फ ना आपका मैन्युफैक्चरिंग से, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बच गया था, तो फिर आप इसको ईआरपी में हमने डाल दिया। ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट, जो आप कभी जॉब लेने जाओगे सीएमए बनने के बाद में, आपकी हायरिंग होगी या फायरिंग होगी, जो भी होगा, वो भी आपका ईआरपी में आ जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एमआरपी 1 जो था उसमें केवल मटेरियल से रिलेटेड बातें हो रही थी, मटेरियल को मंगाना है, करना है। एमआरपी 2 में उससे एडवांस हो गया है, और ईआरपी में तो सब कुछ ही हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। सो दिस इज मोर एडवांस, ईआरपी जो है मोर एडवांस पैकेज है। ठीक है, सो आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, भैया? आपको डिफरेंस पता होना चाहिए
यूनिक आप ना सिर्फ ये पढ़ लिया और रट लिया ऐसा नहीं, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि बड़ा बड़ा दोनों में मतलब क्या होता है। सो ईआरपी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डेवलप किया गया, किस लिए डेवलप किया गया कि भाई जितने भी रिसोर्सेस हो सकते हैं किसी भी एंटरप्राइजेस में उसका ऑप्टिमम यूज करा जा सके, या ये इंटीग्रेट करता है एंटायर देखो एंटायर का मतलब चाहे वो हमारा मेन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा ब्रांच हो, चाहे जिले कस्बे में भी हमारा छोटा से छोटा काम हो, सबको इंटीग्रेट कर लेना है। फ्रॉम सप्लायर टू द कस्टमर, स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी कि सप्लायर होता है जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता है यहाँ से लेकर रॉ मटेरियल। देखो सप्लायर कौन होता है, देखो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के बाहर का आदमी होता है सप्लायर, हमारे कंपनी के बाहर का आदमी होता है सप्लायर। सप्लायर से लेकर जो कस्टमर वो भी हमारे कंपनी के बाहर का आदमी होता है। तो इस बाहर के आदमी से लेकर इस बाहर के आदमी तक जितनी भी चेन है, उसमें जितना भी काम हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन, उसका पूरा काम का जो इंटीग्रेशन है वो ईआरपी के अंदर आ जाता है। ठीक है जी बेटा, आपको समझ में आया फाइनली हमने क्या कहा, समझ में यस आया? मैम। हाँ, तो मतलब मोटा मोटा ये है, आप इसको बार बार पढ़ोगे तो कंक्लूजन तो वही निकलेगा जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया, आप चाहे कितना ही बड़ा इंफॉर्मेशन पढ़ लो। ठीक है, आप फाइनल ईयर में जाओगे तब आपको और भी एडवांस लेवल पे इनको देखना है, करना है। अभी तो आपको इनसे फेमिलियर होना है। अभी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होता है कि भाई आप अब देखो, ये आपने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या ईओक्यू वगैरह आपने पढ़ा है ना, ये टॉपिक आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू अपने कॉस्टिंग के अंदर। यस मैम। हाँ, तो मैं प्रैक्टिकल्स तो आपको नहीं करवा रही बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन, शायद सेकंड चैप्टर में कहीं का करा होगा आपने मटेरियल्स के अंदर, तो ये तो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको बस इतना पता है कि इसमें इतना ही डिसाइड करना होता है कि कितनी क्वांटिटी हमको प्रोड्यूस करनी चाहिए, और बैचेस में प्रोड्यूस करते से नाम इसका बैच भी हो सकता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हो सकता है, और किस बैच में किस लॉट में करना चाहिए, ताकि हम क्या करें, मतलब उतना ही माल बनाए कि वेस्टेज ना हो। क्या करें, इकोनॉमिक लॉट साइज का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कितना क्वांटिटी में करें, उतना ही करें जितना कि हमको इकोनॉमिकल हो या हमारी कॉस्ट का हो, कम आए। सो दैट इज द थिंग इकोनॉमिक। और बाकी इसमें जो प्रैक्टिकल्स है आप आसानी से कर सकते हैं। ये डायग्राम भी आपने कॉस्टिंग में डेफिनेटली देखा होगा, ऐसा मत कहना नहीं देखा है। ये जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह हैं, ये सारे आप वहां पे करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं इसमें आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 13 भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन 14, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर मैम 15। ये तो फॉर्मूला उसमें पढ़ा था कॉस्टिंग। एग्जैक्टली कोई भी जरा सा भी फर्क नहीं है, आप सारा करिए, आपने वहां पे भी पढ़ा होगा, होल्डिंग कॉस्ट पढ़ा होगा, ऑप्टिमम रन साइज कितना होना चाहिए, सारी आप देखना वहां पे आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी करने में क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा, इसमें बस ये है कि 3 तरीके के आपके अलग अलग वो दे रखे हैं, लोकेशंस दे रखी है, और आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, आपको सेल्स प्राइस दे रखी है पर यूनिट। ठीक है, अब ये कहता है कि इसने ना क्या किया, सब तरीके का, जैसे इसने टोटल कॉस्ट निकालना है जो कि फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट निकलता है, लेकिन कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि आप किसी भी जो पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी से तो मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्वांटिटी मिसिंग है, क्वांटिटी मिसिंग है, तो फिर क्वांटिटी कैसे निकाले हम लोग। तो इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 43, देखो पेज नंबर 43, तो इसमें ना आपको कितना उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने अजम्पशंस कर ली कि भैया आप 5,000 क्वांटिटी होगी, है ना, या 10,000 क्वांटिटी पे, 15,000 क्वांटिटी पे, 20,000 क्वांटिटी पे, 25,000 क्वांटिटी। इन्होंने क्या कर लिया, कुछ वॉल्यूम उठा लिया, 1 2 3 4 5 तरीके के वॉल्यूम उठा लिए, या अलग अलग लोकेशंस के लिए। तो देखो ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना खुद ने अजम्पशन करा है, ये इनका अजम्पशन है कि अगर 5,000 यूनिट अगर हम बनाते हैं तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो टोटल कॉस्ट इतनी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तो फिक्स कॉस्ट इतनी आएगी, वेरिएबल तो टोटल कॉस्ट इतनी आ जाएगी, इतनी इतनी इतनी। तो ये हमारी जो है कॉस्ट आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारी अब क्या हो जाएंगे, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग लेवल्स पे हमारी ये कॉस्ट आ जाएगी। तो पटना में कितनी आई है, और फिर इनका टोटल देखना, रांची में कितनी आई है, धनबाद में कितनी आई है, इनकी जो हमने कैलकुलेशन करी, फिर से पता चलेगा कि आपको कहाँ पे आपका जो है ना सबसे कम कॉस्ट है, या कहाँ पे कितना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो जहां कॉस्ट कम आती है उतना ही यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो
तो उन्होंने बोला कि 10,000 यूनिट्स तक तो हमारी धनबाद में सबसे कम कॉस्ट आ रही है, तो हमको फिर धनबाद के अंदर 10,000 यूनिट तक का क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। ये आप देख लेना, मतलब मेन तो मेरे को यही बताना था कि जो इनका ये जो है ना, ये नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दे रखी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो यही नंबर ऑफ यूनिट्स एज्यूम कर लेना, 5, 10, 15, 20, 25, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर याद रह जाए तो ये देख लेना, नहीं तो अपनी मर्जी से नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ भी ले सकते हो। सो दिस इज द चैप्टर विच इज डन।